नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर न्यूज़ आ रही है ऑस्ट्रिया से, जहाँ पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना, वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। एक 20 साल का नौजवान है जिसने वहाँ पर टेररिस्ट अटैक किया है, फायरिंग की है, ओपन फायरिंग की है, और जिसकी वजह से वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। और उन 3 में से भी ज़्यादातर जो थे और बुजुर्ग थे जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है। और बाद में जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उन्होंने इस 20 साल के जो टेररिस्ट था उसको भी यहाँ पर कत्ल कर दिया, तो इसको भी यहाँ पर डेड कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली बात बताई गई है, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं कार्ल नेहमर, तो उन्होंने बताया है कि जिस बंदे को मारा गया है वो एक्चुअल में यहाँ पर 22 महीने में जेल में यहाँ पर कैद था। ओके, तो उसका रीज़न था उसको जेल में रखने का कि उसने कोशिश की थी कि जो जिहादी हैं इस्लामिक स्टेट के, उसको यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहा था। ऐसी गतिविधियाँ उसकी पाई गई थी जिसकी वजह से उसको अप्रैल 2019 में ही उसको यहाँ पर कैद कर लिया गया था, और 22 महीनों के बाद इसको अभी रिसेंटली इसको छोड़ा गया था। तो इसको यहाँ पर लीनियंट टर्म्स के ऊपर इसको यहाँ पर बेल मिली थी, इसको रिलीज किया गया था जेल से। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी के लिए फिलहाल जितनी भी शॉप्स है मोस्टली उस शहर के अंदर सभी को यहाँ पर बंद करवा दिया गया है। जितने भी जो रेस्टोरेंट्स है, बार्स है, ओके, जो वेना कैपिटल के या वेना सेंट्रल साइनागोग, तो इस वेना सेंट्रल साइनागोग के आसपास के जितने भी एरियाज है यहाँ पर इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है कि कोई भी जो है भरी मात्रा में कोई आवाजाही, कोई भी किस तरह का रश जो है शहर के अंदर ना डेवलप हो पाए। ता जो कि अभी भी सिचुएशन का कुछ पता नहीं है कि और भी कुछ ऐसे एक्सट्रीमिज्म के कोई ऐसे टेररिस्ट और भी छुपे हों आसपास या नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही खराब घटना हुई है। कुछ ही दिनों पहले फ्रांस में भी चर्च में एक अटैक हुआ था, तो अभी उसी के 2-4 दिन बाद यहाँ पर ऑस्ट्रिया में जो है अटैक हो गया है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन निकाला गया है वो इस्लामिक स्टेट का ही निकाला गया है कि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है ये जो अटैक है इसको अंजाम दिया गया है। तो अभी के लिए ऑस्ट्रिया का हम मैप देखते हैं, उसके आसपास की लोकेशंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशियन और इधर है मेडिटेरियन सी। ओके, और साथ ही साथ ये इटली है। ओके, इटली के आसपास के एरियाज देख लीजिए, इधर वाला एड्रियाटिक सी है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इटली से तो यहाँ पर क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, और इसी के ऊपर है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है यहाँ पर वीना, जहाँ पर अभी जो है अटैक हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया, ये सारी की सारी बाउंड्री है ऑस्ट्रिया की। जो नॉर्दर्न बाउंड्री है यहाँ पर क्रोएशिया की यहाँ पर लग रही है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जर्मनी के साथ बॉर्डर टच हो रहा है। इस साइड स्विट्जरलैंड है। ओके, और नीचे की ओर जो है इटली है, और इधर साइड स्लोवेनिया है, और इधर हंगरी है, तो और इस साइड स्लोवाकिया। तो ये इकट्ठा ही था। ओके, चेकोस्लोवाकिया इसको बोलते थे, ये चेक है। ओके, जिसकी कैपिटल प्राग है, और स्लोवाकिया है। ओके, इस साइड है स्लोवाकिया। तो यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है ऑस्ट्रिया, कोई भी समुद्री सीमा इसको नहीं टच करती है। इसकी कैपिटल यहाँ पर स्थित है। ओके, इसका जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न जो पोर्शन है वहाँ पर इसकी कैपिटल स्थित है। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर बात करें फ्रांस की, जहाँ पर रिसेंटली अटैक हुए थे, तो वो भी इसके वेस्टर्न पोर्शन पे पड़ता है। ये रहा फ्रांस, ये रही उसकी कैपिटल पेरिस। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये साइड जो है ये है न्यूज़ेडल सी इसको बोलते हैं। ये भी जो है वेना के काफी पास है। ओके, तो यहाँ पर एक नदी जा रही है, ये नदी इस तरीके से यहाँ पर जा रही है। तो इसका नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका नाम है डेन्यूब। ओके, तो ये वेना शहर से होकर गुजरती है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, 4 कंट्रीज के नाम रख दिए जाएंगे, 4 रिवर्स के नाम रख दिए जाएंगे। तो डेन्यूब जो है वो वेना से गुजर के निकलती है। ओके, वेना शहर से बीचों बीच निकलती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर मैंने यहाँ पर सभी चीज जो है डिस्कस कर दी है।
तो यहाँ पर न्यूज़ आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से, जहाँ पर टेली लॉ प्रोग्राम के तहत एक नया माइलस्टोन अचीव किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जहाँ पर 4 लाख बेनिफिशरीज जो हैं उनको जो है लीगल एडवाइस दी गई है। ओके, तो ये टेली लॉ प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसका जो मेन मकसद है कि जो लोग अगर कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो उनको एक लीगल एडवाइस जो है ना वो भी नहीं मिल पाती। कई बार उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं वकीलों को। ओके, तो इसके तहत जो लोग एडवाइस नहीं ले पाते, जहाँ फिर बहुत दूर से दूर रहते हैं, ओके, जो तहसील है, जो शहर है, उससे बहुत दूर है, तो ऐसी कोई भी कम्युनिटी, ओके, कोई भी एरिया जो अनरीच रहता है ऐसी फ्री लीगल एडवाइस से, तो उसको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने का यहाँ पर भारत सरकार काम कर रही है डिजिटल इंडिया विजन के तहत। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जितने भी बेनिफिशरीज यहाँ पर जुड़े उनको जो है फ्री लीगल एडवाइस दी जाए। ओके, तो अब तक के लिए जो डाटा आ रहा है, तो उसके तहत जो है अभी जो नया माइलस्टोन तय किया है भारत सरकार ने, तो 30 अक्टूबर 2020 तक 4 लाख ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको यहाँ पर लीगल एडवाइस जो दे दी गई है थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स हर एक शहर में, हर एक जो है मोस्टली जो गांव होते हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। तो हर एक स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। ओके, कुछ जगह सुविधा केंद्र भी बोलते हैं। तो आमतौर पर जो भाषा होती है कॉमन सर्विस सेंटर्स को बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी एक तरह की सर्विस नहीं मिलती, इस यहाँ पर बहुत तरह की सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है जो आम जनसंख्या होती है उनको। तो यहाँ पर जो इस साल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अप्रैल तक 2 लाख के आसपास एडवाइजेस यहाँ पर दी गई थी। और साथ ही साथ अभी के लिए जो पहले 7 महीने थे, ओके, तो पहले 7 महीने, अब इस फिजिकल ईयर की बात करें तो 2 लाख के आसपास और जो है एडवाइसेस जो दे दी गई हैं। तो टोटल जो है 4 लाख के आसपास जो है बन चुकी हैं। तो ये शुरू हुआ था टेली लॉ प्रोग्राम जो शुरू हुआ था ये 2017 में शुरू किया गया था। तो अभी इसको 3 साल के आसपास हो गए हैं। तो जिसके तहत अभी तक जो है 4 लाख बेनिफिशरीज जो है यहाँ पर बेनिफिट उठा चुके हैं। और एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी एडवाइस दी जाती है ना, वो जो भी कोई केस चल रहा है तो उसका जो प्री लिटिगेशन स्टेट है, मतलब कि अभी मुकदमा वगैरह कोई दायर नहीं हुआ है, ओके, तो उसके पहले जो यहाँ पर एडवाइस दी जाती है तो इसी कैटेगरी में यहाँ जो टेली लॉ प्रोग्राम काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई केस कर दिया है किसी के ऊपर तो पूरा का पूरा जो वकील का पैनल है वो उसी के लिए काम करेगा, ओके, पूरा केस वही देखेगा, ओके, जब तक केस की एंडिंग नहीं हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मुकदमा दायर नहीं हुआ है, ओके, तब तक के लिए जो भी यहाँ पर सहायता बन पड़ती है वो जो है यहाँ पर भारत सरकार जो है मुहैया करवाती है टेली लॉ प्रोग्राम के तहत। तो एक अच्छी एडवाइस मिलती है कि आपने क्या काम करना है, अगर केस फाइल करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए। तो ऐसी जो है एडवाइस होती है ना यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है बेनिफिशरीज को। तो यहाँ पर जो माध्यम यूज किया जाता है कॉमन सर्विस सेंटर से, इसके अलावा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीफोन के जरिए, जहाँ जो इंस्टेंट कॉलिंग फैसिलिटीज होती है कॉमन सर्विस सेंटर्स में, जहाँ फिर जो पंचायत लेवल पर जो यहाँ पर फैसिलिटीज होती हैं उसके द्वारा यहाँ पर जो है कनेक्ट किया जाता है बेनिफिशरीज को। यहाँ पर एक वकीलों का एक पैनल होता है, ओके, तो यहाँ पर उनको कनेक्ट किया जाता है बेनिफिशरीज के साथ। जो अनरीच्ड ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज नहीं अप्रोच कर पाती, तो उनको यहाँ पर फायदा पहुंचाया जाता है। सो स्पेशली डिजाइन टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन, इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स, द टेली लॉ सर्विसेज प्रोएक्टिवली आउटरीच टू ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज थ्रू ए कैडर ऑफ फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स प्रोवाइडेड बाय नालसा एंड CSC ई-गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं वो नालसा के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो यहाँ पर एंगेज करने का काम करते हैं यहाँ पर बेनिफिशरीज को वकीलों के पैनल के साथ। और साथ ही साथ जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो ई-गवर्नेंस का यहाँ पर पोर्टल है, यहाँ पर ये भी जो है मददगार साबित होता है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में नालसा की फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर जो ये वॉलंटियर्स हैं, जो इनको ग्रास रूट सोल्जर्स बोला गया है, जो कि मेन काम करते हैं कनेक्ट करने का वकीलों को बेनिफिशरीज के साथ। तो इनको यहाँ पर इक्विप किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, जहां पर ये जो है प्री रजिस्टर करते हैं, ओके, बेनिफिशरीज को, और एक अपॉइंटमेंट जो है एप्लीकेंट्स की उसका शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे कौन से टाइम पर किस बेनिफिशरी को जो है कंसल्टेशन जो है करवाई जाएगी, जो लॉर्ड्स का पैनल होता है उनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो डाटा है, ओके, तो यहाँ पर आप असेस कर सकते हैं जो जितना भी डाटा अब तक जो बेनिफिट्स जो जिस इस मुद्दे पर जो है यहाँ पर एडवाइस दी गई है, सारा डाटा यहाँ पर जो है आपको मिल सकता है telilaw.in के ऊपर। तो इसके साथ ही साथ एक सेपरेट डैशबोर्ड भी बनाया जा रहा है जहाँ पर जो है रियल टाइम डाटा आप जो है असेस कर सकते हैं।
ओके, तो साथ ही साथ अभी जो पीएमओ प्रयास पोर्टल है, तो इसके ऊपर भी जो है आने वाले समय में जो है डाटा जो है डाल दिया जाएगा, जो कि पब्लिक को सहूलत हो, पता चले कि कौन सी एडवाइस किसने ली और किसने यहाँ पर जो है एडवाइस दी। ओके, तो एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है ना वो डेवलप हो। तो यहाँ पर एक अच्छे नागरिक होने के नाते जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास करे। ओके, तो उसको आप पास कर सकते हो, आप खुद बता सकते हो। ओके, या फिर अपनी पंचायत में जाकर वहां पर आप बता सकते हो, या फिर जो आपको यहाँ पर लेक्चर मिल रहा है आप उसको आगे शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 के बारे में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये करवाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो उसके जो मिनिस्टर हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, कौन है उसके मिनिस्टर। तो यहाँ पर 9 नवंबर को जो है ये जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर जो है चलाई जाएगी कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर इस बार का जो थीम है ना, तो वो है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में ना ये थीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस बार की पहली बार तो 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा जो यहाँ आज 2020 का जो थीम है वो है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं अर्बन मोबिलिटी में। अर्बन मोबिलिटी क्या होती है, जो भी आपको आवाजाही के ट्रांसपोर्ट के साधन सुविधा होते हैं अर्बन क्षेत्र में। ओके, जहां पर आप अच्छे से एक शहर को जो है घूम लेते हो। ओके, जैसे आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में आपको जो है बसेस मिलती हैं, वहां पर पास बन जाता है, आसानी से आप जो है पूरा शहर घूम सकते हो। ओके, कम पैसों में। वैसे ही मेट्रो सर्विसेज हैं, वो शहर को ही आपस में कनेक्ट कर रही है। ओके, तो इसके अलावा जो लोग हैं रोड्स पे जो बसेस जा रही हैं, इसके अलावा जो कार्स वगैरह लेकर निकल रहे हैं, तो ये सब जो है हिस्सा है अर्बन मोबिलिटी का, आवाजाही के जो स्रोत है। तो आने वाले समय में कोविड-19 के चलते ना बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो गए हैं इस अर्बन मोबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाई जाती है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं ना उसको हम कैसे पास आउट करें, कैसे टैकल करें। तो अभी के लिए यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर चैलेंज है कि कैसे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है असेसिबल करवाई जाए आम लोगों को। ओके, तो कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट कैसे यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, तो इसके लिए यहाँ पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो 12th अर्बन मोबिलिटी इंडिया हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में 15 से 17 नवंबर के बीच में चली थी, और ये तब हुई थी लखनऊ में। ओके, तो यहाँ पर जो थीम था वो था असेसिबल एंड लिवेबल सिटीज। तो ये भी थीम याद रखिएगा। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 2020 का थीम है, फिर भी आइडिया थोड़ा रखिएगा। और मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, जो इस बार की जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है 2020 में, ये कौन से शहर में हुई है। तो देखिए समय के हिसाब से अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है। अगर 21वीं शताब्दी की बात करें तो हर एक शहर जो है ना वो अभी एक्सपैंड हो रहा है, चाहे वो कोई छोटा शहर है चाहे वो कोई बड़ा शहर है, वो एक्सपेंशन की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि आबादी धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, जिसके तहत रहने के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ रही है अर्बन एरियाज में। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्बन इकोनॉमी में। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कैसे मोबिलिटी के साधन बढ़ाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ाएं, कैसे कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट जो है प्रोवाइड करवाएं आम जनता को। तो यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करें। ओके, और एक शिफ्ट चाहिए फ्रॉम द व्हीकल ऑनरशिप टू द व्हीकल शेयरिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब अगर अर्बन एरियाज में हमने पोल्यूशन कम करना है, जहां फिर जो कंजेशन होती है वो कम करनी है, तो तब वहां पर जो है ना एक बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा जो है अवेल करें। जैसे बसेस है, मेट्रो है, ओके, रैपिड रेल जैसे हो, तो उसको जो है ज्यादा अवेल करें। तो अभी एक रैपिड रेल का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो जो एनसीआर का रीजन है उसको आपस में कनेक्ट करेगा दिल्ली और उसके आसपास के रीजन को। तो यहाँ पर यही कोशिश होती है कि मोबिलिटी कैसे जो है असेस दी जाए लोगों को। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चला रही है भारत सरकार। तो उसी के तहत यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। तो यहाँ पर हायर एम्फासिस दिया जाता है ऑन मल्टी मॉडल सीमलेस कनेक्टिविटी एंड क्लीन मोबिलिटी। तो एक पैराडिग्म शिफ्ट यहाँ पर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमने चेंज लेकर आना है मोबिलिटी नीड्स के ऊपर, तो यहाँ पर इन्हीं इश्यूज को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने एक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में लॉन्च की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर सेफ, अफोर्डेबल, क्विक, कंफर्टेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एक्सेस फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ सिटी रेजिडेंट्स टू जॉब्स
एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड सच अदर नीड्स विद इन आवर सिटीज। तो जहां पर भी पहुंचना है ना, जॉब पे पहुंचना है, जहां फिर एजुकेशन पे पहुंचना है, मतलब किसी भी एरिया में आपने पहुंचना है तो अच्छे से पहुंच पाओ सिटीज के अंदर ही। तो वहां पर सरकार एक ऐसा एक शिफ्ट लेकर आने वाली है, ऐसा एक मॉडल तैयार करने वाली है, कर रही है बहुत सारे शहरों में। मोस्टली जैसे फ्लाईओवर्स का काम काफी शहरों में जो है रुका पड़ा है। ओके, तो सरकार चाहती है कि इसको जल्दी से निपटाया जाए और कोशिश की जाती है कि जितने भी बड़े शहर हैं तो वहां पर मेट्रो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए भी सरकार कोशिशें रखती है, फंड्स जो है जुटाने की कोशिश करती है। तो यही मेन फंडा होता है कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो अर्बन मोबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन्हीं बातों का थोड़ा सा डिस्कशन की जाती है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।